ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी शहर की एक अच्छी प्लानिंग हो और सन 2041 के हिसाब से जो जो सुविधाएं होनी चाहिए उसी को ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर प्लानिंग की जा रही है। हल्द्वानी शहर का सुनियोजित विकास हो, इसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समिति संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया कि 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, आईएसबीटी बस स्टैंड कहां कहां पर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेंचिंग ग्राउंड जैसी बड़ी योजनाओं को कहां पर बनाया जाएगा, इन सबको लेकर चर्चा की गई। आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है। कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, आईएसबीटी कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो। आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पे जाके देख लें, और इसके बाद जब इसको डिपार्टमेंट्स देख लेंगे, बोर्ड में एक बार पास होगा। बोर्ड में पास होने के बाद हम इसे पब्लिक के लिए, एक तरह से पब्लिक स्क्रूटनी के लिए इसको खुला कर देंगे। उनके क्या सुझाव हैं, क्या चेंजेस होने हैं, वो उसमें शामिल किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हल्द्वानी में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छापेमारी करने की बात कही है। दरअसल हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब बेचे जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम होटलों और ढाबों पर छापेमारी की थी, जहां उन्होंने देखा कि होटल और ढाबों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अब तक उन्होंने 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अवैध तरीके से शराब बेचे जाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने वालों की सूचना उन्हें दें। घरेलू सिलेंडर हैं जिनका लोग व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अभी जब मैंने आबकारी के साथ छापेमारी करी थी शराब पकड़ने को लेकर, तो जगह जगह घरेलू सिलेंडर दिखाई पड़ रहे थे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तो इनका दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 29 सिलेंडरों को जब्त किया गया है, 5 सिलेंडर अन्य और जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो उसका कमर्शियल कनेक्शन ही लें, और उन घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कदापि ना करें। इसके अभियान लगातार जारी रहे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में गुलदार से दहशत का माहौल फैला हुआ है। दरअसल यहां गुलदार के हमले से एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले से ये दूसरी मौत है। इससे पहले भी एक महिला गुलदार की शिकार हो चुकी है, साथ ही कई लोग घायल हो चुके हैं, जिससे अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने महापंचायत को स्थगित कर दिया। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया। दरअसल पुरोला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। वहीं मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था, और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी। हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही महीने तक की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। वो इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की, और खास तौर पर जो है हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। साहब ने कहा है अगर सीएम साहब इन बातों पर जो है अपने मामला में इम्प्लीमेंट कराते हैं तो ठीक है, तब तक के लिए हमने इसको मुलतवी कर दिया। महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में। उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे, और मीटिंग के बाद ये सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो 18 तारीख का ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो भी इनकी बातें उन्होंने कही उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने उसको कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है।
चंपावत जिले में पशुओं में फैले लंपी वायरस से लगातार पशु की मौत हो रही है, जिसको देखते हुए एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने लोहाघाट के पशु चिकित्सा से मुलाकात की और लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर चंद को ज्ञापन सौंपा और सीएम धामी से पशुओं की मौत का मुआवजा पशुपालकों को देने की मांग की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर डीके चंद ने बताया कि लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं का दूध उबाल कर पिया जा सकता है, ये सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती है। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक सामाजिक अनुभूति का जो कार्यक्रम चल रहा है, चलो गांव की तरफ, तो हमने दूरस्थ गांव में गए तो हमने वहाँ देखा कि गायों को बीमारी हो रखी है। तो हमने पूछा एक लंपी वायरस चल रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पशु चिकित्सालय लोहाघाट के माध्यम से ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को, जिसमें कि जो गाय मर रही हैं और तो उनका उपचार और जो दाने हो रहे हैं गाय में उसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं, जो दवाइयाँ किस रूप में बढ़ रही हैं उसके उपचार के लिए सबसे एक मांग रखी है। इसमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसमें एक टीम बनेगी और जो काम करेगी और इसमें आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने रूटीन कार्यक्रम में गांव के भ्रमण पे गए थे, तो उनकी जानकारी में गांव वालों के संपर्क में आने के बाद उनकी जानकारी में आया कि हाँ, लंपी वायरस के कारण कई जगह नुकसान भी हुआ है और कई बीमार पड़े। तो उनके द्वारा मुझसे जानना चाहा कि मतलब जो है कि सर दवाओं की क्या स्थिति है, बीमारी का आगे नियंत्रण की क्या स्थिति है। तो मैंने उनको बताया तो दवा हमारे पास पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है और क्या चूंकि इसका जो है एकमात्र बचाव टीकाकरण बृहद स्तर पे हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है और काफी गांवों का टीका भी कर दिया गया है। पशुओं से मानव में होने वाला रोग नहीं है जिससे कि हमें इस प्रकार से भय हो कि इसका दूध हम पिए न पिए दूध को। लेकिन दूध देखिए, कभी भी स्वस्थ पशु भी हो कच्चा नहीं पीना चाहिए, दूध को उबालना उससे चाहिए, दूध उबालिए और पीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं। साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसके 10 साल बाद आज केदारनाथ धाम में काफी बदलाव आ चुके हैं। बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं। वर्तमान में फेज 1 के तहत कुल 5 योजनाओं पर काम पूरा किया जा चुका है। इनमें केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा इस बार की 21 मुख्य योजनाओं पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें अस्पताल, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में चले विवाद के बाद भी यात्रियों की आस्था पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें, यमुनोत्री धाम में अब तक 4,41,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 5,10,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालु जिला प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्न नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लाल कुआं नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने जुलूस निकाला। वहीं नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों को रेलवे द्वारा विस्तारीकरण के नाम पर उजाड़ा गया है, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने उत्तराखंड सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि रेलवे ने विस्तारीकरण के नाम पर सभी को घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में गरीब तबके के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुख्य उद्देश्य है वो लालकुआं में रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में 26 ये अगले महीने मई में हमने देखा था कि जो है हजारों गरीब परिवारों को विस्तारीकरण के नाम पर जो है उजाड़ दिया गया और उनके मकान तोड़ दिए गए रेलवे के द्वारा, उनकी झोपड़ियां जो है ध्वस्त करवा दी गई। तो उसी को लेकर के कि हमने जो है ये मांग करी थी कि भैया सरकार के द्वारा हमारी प्रदेश सरकार का एक दायित्व है कि इन लोगों के पास राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर के सारे वो प्रमाण है जिससे यह साबित होता है कि ये सब सारे लोग उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि वो इनको जो है अपने राज्य की जनता मांगते हुए इनका जो पुनर्वास किया जाए। उत्तरकाशी के जिला जज गुरु बख्श सिंह की अध्यक्षता में होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, पुलिस, जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं की बैठक हुई। जिला जज ने 18 जून को आयोजित होने वाले बृहद स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही उन्होंने जिला मुख्यालय के सभी वार्डों में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान की रूपरेखा बताई। इस दौरान उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर में स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशन में
एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 12 जून से लेकर 18 जून तक की अवधि का एक पूरा सप्ताह का स्वच्छता अभियान जो है वो चल रहा है। हमारी 8 तारीख को भी मीटिंग हुई थी यहाँ जिला प्रशासन के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और जितने भी हमारे आला ऑफिसर्स हैं, हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके अधिकारियों के साथ, मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ, उन सब में हमने एक जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश हैं, स्वच्छता अभियान है, इसके बारे में अवगत कराते हुए उन लोगों से सहयोग की अपेक्षा की थी और उसके तत्वावधान में हमारे यहाँ 3 जून से ही काफ़ी एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान जारी है। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी उसको बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, बड़े ही एक जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जोशीमठ नगर के मुख्य बाजार में व्यापारियों का जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल नंदा देवी तिराहे पर खुलेआम लीकेज सीवर से आसपास के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही इससे प्रदूषण का भी खतरा बना हुआ है। वहीं राहगीरों को भी यहां मुंह ढककर चलना पड़ता है। फिलहाल स्थानीय दुकानदारों ने नगर पालिका से इसको ठीक करने की गुहार लगाई है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 18 और 19 जून से रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ने जा रही है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जिले के कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं मौसम निदेशक ने सलाह दी है कि इस दौरान आवाजाही न करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रुकें। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम दिखा रहा है और जगह तो सामान्य है। ओवरऑल देखें पूरे कंट्री का तो सामान्य बोला है, और जो उत्तर पश्चिम भारत है तो उसमें थोड़ा सा जो है सामान्य से कम रहेगा। लक्सर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि उसके रिश्तेदार ने वारदात को अंजाम दिया और किसी को ना बताने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदतमीजी किया हमारे साथ, वो रेप कर दिया। जिज्जा ने मारने धमकी भी दिया कि किसी को तुम बतलाओगी तो हम तुमको मार दूंगी। एक हम थाना पे भी गए थे अपने रिपोर्ट लेके। उसकी बात से बोल रही थी मैडम जी कि तुम बतलाओ क्या क्या हुआ साथ, हम सब बतलाएं अपनी बात। तो बोल रही कि काला ना फेन। तो आज भी गए, हर दिन सुबह से 10 बजे से बैठे बैठे वो कुछ भी नहीं करा। देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आरोपी अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर कोलकाता में पिछले 4 सालों से छुपा हुआ था। अभियुक्त दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही है, जिस पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का आरोप है, जिसमें वह कंपनी में निवेश करने का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। अभियुक्त के अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही 2019 में छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया था। रायबला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी STF की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इससे जानकारी में ये भी आया है कि ये पहले दिल्ली पुलिस में काम करता था और वहाँ से कुछ इसने अनियमितता की थी, उसके आधार पर ये वहाँ से भी बर्खास्त किया। ऊधम सिंह नगर की किच्छा में डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल रिजवान अपने 3 दोस्तों के साथ धोरा डैम में नहाने गया था। इस दौरान रिजवान गहरे पानी में चला गया, जिसकी जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
किच्छा की घटना है जिसमें एक व्यक्ति रिजवान जो है इनके डूबने की सूचना मिली थी। ये सूचना कल शाम हमें देर शाम प्राप्त हुई थी, तो कल शाम को भी हम लोगों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लोकल जो डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, उनकी सहायता से। परंतु जो है अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन कल कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज सुबह हमने SDRF और लोकल गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तो इनकी बॉडी रिकवर हुई है फिलहाल वहाँ से, और उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये आया है सामने कि अपने 2 साथियों के साथ, जो कि इनके चचेरे तहेरे भाई भी हैं, उनके साथ ये लोग गए थे वहाँ पर स्विमिंग और ये सब नहाने के लिए डैम में, और वहाँ पर डूबते समय नहाते समय इनकी मृत्यु हो गई। और बाकी आगे जांच की जा रही है इसकी घटना की, और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें, लेकिन कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना, लेकिन जो निरपराधी हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? उन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है। जनता को सुरक्षा प्रदान करना, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है, और मेरी नज़र में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है, और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में 3 जुलाई से 17 जुलाई तक कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक हुई, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में RPF, CRPF, IB के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत हर कांवड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। वहीं कांवड़ियों के लिए रूट तय किए जाने पर भी चर्चा की गई। देखिए, आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी, और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, IB के अधिकारियों ने भाग लिया, RPF और CRPF के अधिकारियों ने भाग लिया, और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की, और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। गंगोत्री से रामेश्वरम की पैदल कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंची, जिसका मिथिला के तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और पटका भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही यात्रियों के ठहरने, खाने पीने का व्यापक प्रबंध किया। बता दें, गंगोत्री से यात्रा प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रास्ते तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाएगी। मिथिलांचल से आए हुए मणिकांत झा जी बाबा रामेश्वरम को जलाभिषेक करने के लिए आज हमारे पास आए हैं। मैं हरिद्वार में मिथिलांचल का तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं इन सबको आशीर्वाद और गंगा जी के अंगवस्त्र देकर के माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ गंगा इनको शक्ति दे, भक्ति दे, और इनको इतना अपार शक्ति दे
कि ये जाकर के निर्विघ्न रूप से इनकी यात्रा संपन्न हो और जाकर के ये जाकर के अपना बाबा को अपना जल को अर्पण। लोहाघाट उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी और मरीजों को सही इलाज न मिलने से कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी जताई है। साथ ही उप जिला अस्पताल को एक बार फिर से पीपी मोड में संचालित करने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भागीरथ भट्ट और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा, लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना धामी सरकार के बस की बात नहीं है। अस्पताल में बरसों से न डॉक्टर है, न ही क्षेत्र के मरीजों को कोई सुविधा मिल रही है। दुर्भाग्य है लोहाघाट का। हम देख रहे हैं कई वर्षों से अस्पताल की व्यवस्था सामान्य कभी हो ही नहीं पाई। कितनी बार कोशिश कर ली यहाँ की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, लेकिन हम लोग जाते हैं अस्पताल में छोटे मोटे इलाज के लिए, वहाँ लगता है कि अस्पताल है कि या रेफर सेंटर है, केवल एक आध विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ कभी कभी उपलब्ध होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। कभी तो एक दिन तो ऐसी नौबत थी जब मैं खुद गया था, लोग कह रहे थे कोई डॉक्टर नहीं है। आज एक डॉक्टर थे, वो ट्रेनिंग में गए थे। तो हम बहुत ही दुखी हैं इस अस्पताल को लेके। ये अस्पताल हमारे लोहाघाट, पाटी, बाराकोट और बहुत सारे नेपाल के एरिया का बहुत ही मुख्य केंद्र है, जहाँ करीबन 300-400 ओपीडी रोज की होती है। इस जिले में शायद सबसे ज़्यादा ओपीडी वाला जिला उप चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं राम भरोसे हैं। अब हमारा ये मानना है कि अब सरकार के कहने से कम लोहाघाट की व्यवस्था तो नहीं होने वाली। इसी के साथ बुलेटिन में रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।